हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरेश और स्वागत है आपका इस चैनल में एडिटोरियल सिंप्लीफाइड में। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि इसका हिस्टोरिकल कंटेंट क्या है, कैसे ह्यूमन राइट्स हमारे दुनिया में एग्जिस्टेंस में आया। फिर हम पढ़ेंगे इसका यूपीएससी कंटेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है, कैसे सिलेबस में हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बिना कोई डिले से चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री। पहले हम बात करेंगे मैग्ना कार्टा, जो 1215 में 1215 में जो यूके का जो स्टेट सिस्टम थे या वहाँ की जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वहाँ पे जो एग्जिस्टेंस में आया। मैग्ना कार्टा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है वहाँ का, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो शुरुआत ह्यूमन राइट्स की वहाँ से ही हुई। फिर वो जो मैग्ना कार्टा का जो एम था, जो मेनली जो उसका जो पर्पस था, वो अर्ली रिकग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल को राइट्स को जानने का जो पहले। आगे हम बात करते हैं तो एनलाइटमेंट एरा, जब एनलाइटमेंट की शुरुआत हुई हमारी यूरोपियन हिस्ट्री में, हम देख सकते हैं कि जब जॉन लॉक जैसे महान फिलोसोफर आए तो उन्होंने नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया है। नेचुरल राइट्स क्या है कि दोस्तों कुछ ऐसे राइट्स होते हैं हमें बाय बर्थ ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये सब एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है। तो एट दैट टाइम इन यूरोपियन सोसाइटी में जो एनलाइटमेंट का जब साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, जब कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ, आपने पढ़ा होगा बुक, एक आपने बुक पढ़ी होगी युवाल नोआ हरारी की। तो इसमें बताया गया है कि कैसे साइंटिफिक इवोल्यूशन हुआ और साइंटिफिक इवोल्यूशन के पहले एक कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ। तो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन होने के बाद भी हम एज ए ह्यूमन, हमें कुछ बाय बर्थ ही राइट्स मिले हैं, उसकी जो परिकल्पना थी वो वहीं से ही हो गई थी। तो जॉन लॉक जैसे महाफिलोसोफर ने हमें नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया है। ऐसे आगे आगे हम ऐसे बाय हिस्ट्री हम ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होता रहा। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट ने हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मुख्यतः चार्ल्स द सेकंड, द लुइस चार्ल्स द सेकंड, उसने बात की थी कि पहले से ही जो वहाँ की जो प्रजा थी वहाँ बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। तो तभी वहाँ के जो सिटीजन थी वो अपने राइट्स के, जो डेमोक्रेसी की, जो राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी की, इक्वलिटी की, फेटर्निटी की, वहाँ से ही शुरुआत होगी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर रहा जो 1789 में हुआ था। जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मेंस ऑफ द सिटीजन, वहीं से ही शुरुआत हुई। आगे हम देखते हैं इसका टर्म्स, एक्चुअल ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो राइट को समझने पहले से हम पहले समझ लेते हैं कि व्हाट आर द राइट्स, राइट्स होते क्या है। तो कोई भी स्टेट होती है वो मेनली दो तरफ के राइट होते हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। पहला तो है पॉजिटिव राइट्स और नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी देता है हमें। तो स्टेट हमें ये राइट्स देता है, हमारा नेचुरल राइट्स है और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो राइट्स दो तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव और नेगेटिव राइट, एंड एंजॉयड बाय द पर्सन ऑफ द सिटीजन एंड द सोसाइटी और एनी कंट्री। कोई भी राइट होता है वो सिटीजन के द्वारा एंजॉय किया जाता है, ठीक है। और कोई भी सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे सर्टेन राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बट देयर आर सम लिमिटेशन ऑब्वियसली, बिकॉज राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, लेकिन सर्टेन
प्रिंसिपल आर ऑल्सो देयर के इमरजेंसी के तहत कि इमरजेंसी के दौरान नेशनल इमरजेंसी हो तो हमारे कोई राइट्स होते हैं वो छीन लिए जाते हैं बाय द स्टेट, बिकॉज हमारे जो नेचुरल राइट्स है उनकी भी कोई लिमिटेशन होती है। आगे देखते हैं कि राइट्स का रिलेवेंस क्या है। मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि एक मार्टिन लूथर किंग के द्वारा एक कोटेशन दिया गया है। कोटेशन इस तरह है कि एन इनजस्टिस एवरीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इसका मतलब है कि कहीं पे भी अन्याय होता है तो जहाँ पे न्याय हो रहा है ना उस न्याय ही खतरे में है, ऐसा मान सकते हैं। तो फिर राइट्स, हमको राइट्स कैसे कैसे हमारे राइट्स है इसको हमें जानना चाहिए। इस सारे राइट्स को हम अवेयर होने चाहिए एज एजुकेट सिटीजन। तो आगे देखते हैं कि राइट्स के साथ और भी कई सारी ड्यूटी आती है वो हमको निभानी होती है। देर आर सम को रिलेटेड ड्यूटीज के राइट्स के साथ भी आती है। फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, हमारा स्वतंत्र का अधिकार है। तो देर आर सम लिमिटेशन अल्सो कि हम हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो दूसरी स्वतंत्रता, दूसरे व्यक्ति का भी स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके हम बियॉन्ड, उसकी प्राइवेसी के बियॉन्ड, उसके पर्सनल लिबर्टी के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो आगे हम देखते हैं कि उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया हमने कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ये कितना इवॉल्व हुआ। और आगे देखते हैं हमें, तो हमने इंडियन कंटेक्स में जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो हमने देख लिया कि कैसे जो ह्यूमन राइट्स हमको प्रोवाइड हुए। इसी के कंटेक्स में हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो कैसे इंकरेज करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन कैसे हेल्प करता है को हमारा जो यूनिवर्सल राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रमोट करने की। तो पहले हम बात करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, जो हमारी एक कमीशन है, इंडिया का कमीशन है, वो कहीं भी कोई भी स्टेट में कहीं पर भी भारत के किसी कोने में जो कोई भी पार्ट में कहाँ पर भी जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेंस होता है और कभी इसके बारे में अवेयर करते हैं ये कमीशन। और इसके रिगार्डिंग हमने हर एक स्टेट में स्टेट कमीशन राइट्स भी बनाया है हमने, उसका नाम है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऐसे हमारा जो ह्यूमन राइट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज हो, इसके प्रमोशन में, इसका हेल्प में जो इंस्टीट्यूशन है वो भी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। आगे हम देखेंगे कि लेजिस्लेशन इसमें कैसे रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 2009 में आया, वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन वुड बी द आल्सो fundamental or the universal declaration of human rights. It's based on universal declaration of fundamental right. तो लेजिस्लेशन का भी इतना रोल है हमारे ह्यूमन राइट्स में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें हमें इंफॉर्मेशन को गेन करने का राइट है। तो वो भी एक ह्यूमन राइट्स के इंकरेज में सबसे सही और सबसे एप्रिशिएबल स्टेप हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। अब आइए हम देखते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस क्या है। देयर आर सम चैलेंजेस कि हमें उसको टैकल करना चाहिए। सो इसमें पहले जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस, इसमें क्या होता है कि बाहर के जो रेफ्यूजी है वो किसी भी के आउट ऑफ कंट्री से हमारे देश में आते हो और हमारे देश के जो माइग्रेंट पीपल है वो दूसरे देश से जाते हैं, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिलता है।
जैसे ग्लोबल वॉर भी एक सबसे मेजर रीज़न है कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल सीरिया है, यूक्रेन है, जो ये सारे वॉर है, वो सारे वॉर कहीं ना कहीं ह्यूमन जो use of the weapons in certain war. So there are lots of things which we need to focus for the development of the human rights, the betterment of human condition. आगे देखते हैं हम कि डिजिटल राइट, अभी इट्स साइबर डिजिटल युग में हम डिजिटल राइट्स को भी एक ह्यूमन राइट्स कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्राइवेसी कंसर्न इज़ वन ऑफ द major things with every state or every nation really need to step on that particular thing. और हमें आगे फॉर एग्जांपल जेंडर इन इक्वलिटी इन LGBTQ इश्यूज आर आल्सो देयर. तो ये सारे इशू है, इसको हमें सीरियसली कंसिडर करना चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को भी आगे से इसके बेस्ड पे पॉलिसी बननी चाहिए. और आगे चलो हम आगे देखते हैं कि मेनली इंडियाज़ के जो चैलेंजेस है वो क्या है. देखिए, हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो कि इंडिया में देयर आर मेनी concern that really need to solve. I mean, it's really important to solve such a issue, like for example custodial violence is one of the major challenges for the human rights. I mean, we are certain cases in Indian context, in context of custodial death. So there are some limitation that's the policing department should take some step behalf of against such violence. And caste and gender discrimination is one of the greatest issue for the human rights. And of course the right to freedom of speech is also one of the major issue for the human rights condition in India. इन सारी चीज़ों के अलावा भी हमने कोई मेजर स्टेप लिया है, जो स्टेप हम कह सकते हैं कि UN पीस कीपिंग में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत सराहनीय है. और हम देख सकते हैं कि एडवोकेसी फॉर द global pandemic, when the pandemic happens in the whole world, the COVID-19 vaccines we provide lots of things in a underdeveloped country. So ये रोल जो इंडिया का रोल है ग्लोबली इन कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, इट्स रियली इंकरेज टू डेवलप सर्टेन ह्यूमन राइट्स. देखिए, लास्ट बट द नॉट द लिस्ट, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं उसके. तो एज अ UPSC एस्पिरेंट हम ये सोच सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस और द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों जो कमीशन है उसको बेटर इन्फोर्समेंट के लिए हम न्यू पॉलिसी बना सकते हैं. हम गवर्नेंस के पार्ट में भी बहुत सारा जो पॉलिसी मेकिंग है उसको भी इन्फोर्समेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्समेंट कर सकते हैं. और हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस. फॉर एग्जांपल, विदाउट पब्लिक अवेयरनेस अभी क्या होता है कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ पब्लिक जो है, हमारे जो कॉमन पीपल है, जो लेमैन है, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते. तो गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप टूवर्ड्स अवेयरनेस for the human rights. And for example, in school, in cooperative society, so there are lots of NGO also, they are doing better in for the human rights, but we need to focus on more about the awareness and promoting the grassroots efforts to address the system's issue. So this was all about from my side. Thank you for watching this video.